हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंस ब्लड पैरासाइट्स के बारे में बात करेंगे और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है मलेरिया। मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है जो कॉमनली एशिया और अफ्रीका महाद्वीपी द्वीपी देशों में बहुत कॉमन होता है या बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इसकी वजह से हर साल लाखों लोगों की मौत होती है। अकेले अगर लगभग 85 कंट्री में बात करें, WHO के अनुसार 60 लाख से ज़्यादा लोगों की जो डेथ है वो मलेरिया की वजह से हुई थी और उसमें जो सबसे कॉमन थे वो 5 साल से कम उम्र के बच्चे, प्रेग्नेंट वोमेन, HIV इन्फेक्टेड पेशेंट्स और लगभग 249 मिलियन लोग मलेरिया से ग्रसित हुए थे अकॉर्डिंग टू WHO इन 2022। तो अब मलेरिया क्या है, इसी मलेरिया के बारे में बात करेंगे। हम जानेंगे मलेरिया क्या है, कैसे होता है, इसको रोका कैसे जा सकता है, इसका ट्रीटमेंट क्या होता है और इसकी सही जांच क्या होती है, क्योंकि जब तक सही जांच नहीं होगी, सही डायग्नोसिस नहीं होगा, सही ट्रीटमेंट नहीं हो पाएगा। तो आज हम एक एक करके आपको सब कुछ बताएंगे मलेरिया के बारे में। तो चलिए बिना देरी किए हम अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो मलेरिया एक पैरासाइटिक डिजीज है। क्या है? एक पैरासाइटिक डिजीज है जो प्रोटोजोवन से होता है। प्लाज्मोडियम जीनस के 5 अलग अलग स्पीसीज, कितनी स्पीसीज? 5 अलग अलग स्पीसीज से होती है। कौन कौन सी स्पीसीज है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवली और प्लाज्मोडियम नोबिलिस। ये 5 अलग अलग प्रजातियां हैं प्लाज्मोडियम की, जिसके कारण मलेरिया होता है। ठीक है, क्या होता है? मलेरिया एक प्रोटोजोअन पैरासाइटिक डिजीज है जो प्लाज्मोडियम जीनस के अलग अलग 5 स्पीसीज के द्वारा कॉज किया जाता है और वो स्पीसीज है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम मैलेरी, प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम, प्लाज्मोडियम ओवली एंड प्लाज्मोडियम नोबिलिस। ये 5 प्रजातियां हैं। इसमें से जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है, क्या होता है? जो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम होता है ये सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। सबसे ज्यादा जो डेथ रेट होती है वो प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का होता है। दीज आर टू डेंजरस, राइट? क्या होता है? दीज आर टू डेंजरस। अब इसके कारण मस्तिष्क ज्वर हो जाता है। नॉर्मली क्या होता है? मस्तिष्क ज्वर हो जाता है, जिसमें पेशेंट की जो डेथ रेट है बाकी की इन्फेक्शन की अपेक्षा प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरम का जो डेथ रेट होता है वो ज्यादा होता है। क्लियर? ठीक है, आगे चलते हैं। ये तो हो गया मलेरिया किसके द्वारा होता है। अब आगे चलते हैं और बताते हैं हम आपको मलेरिया ट्रांसमिट कैसे होता है। ये तो कारक एजेंट हो गए ना, ये तो मलेरिया कॉज कहते हैं। अब मलेरिया फैलता कैसे, हमारे आपकी बॉडी में मलेरिया आता कैसे एक्चुअल में? तो मलेरिया जो होता है वो एक मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। क्या है? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। ठीक है, क्या है? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज है। बात समझ में आ रही है ना? मॉस्किटो बॉर्न डिजीज का मतलब है कि जो मलेरिया होता है वो मच्छरों से फैलता है। अब मच्छरों से फैलता है, मच्छर जो होता है एक तरह से वेक्टर है, एक तरह का माध्यम है। अब ऐसा नहीं मच्छर बीमारी कॉज कर रहा है, बीमारी तो प्रोटोजोवंस के कारण होती है, पैरासाइट्स के कारण होती है, लेकिन जो मॉस्किटो है वो एक मीडियम है, वो क्या कर रहा है? फैलाने का काम कर रहा है, राइट? तो मॉस्किटो से क्या होता है? मलेरिया का ट्रांसमिशन होता है। और मॉस्किटो में स्पेशली फीमेल फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। कौन सा? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो, राइट? तो मलेरिया फैलाने का काम कौन करता है? मलेरिया फैलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है मॉस्किटो, और उस मॉस्किटो में स्पेशली कौन सी मॉस्किटो? फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो। ठीक है, ये जो प्रजातियां हैं ये प्लाज्मोडियम्स हैं, ये 2 होस्ट में सरवाइव करते हैं। कितने होस्ट में सरवाइव करते हैं? 2 होस्ट में। इनके लिए 2 होस्ट होता है, एक ह्यूमन बॉडी हो गया और दूसरा मॉस्किटो हो गया। क्या हो गया? मॉस्किटो। अब ये होस्ट का क्या मतलब है? मलेरिया का जो पैरासाइट्स होता है वो कहां पे अपना जीवन यापन करता है, क्योंकि पैरासाइट है इसीलिए इसको जीवन यापन करने के लिए
किसी दूसरे लिविंग बींग्स की जरूरत पड़ती है। तो वो दो जो लिविंग बींग्स है, एक ह्यूमंस हो गया, आदमी हो गया, और दूसरा मॉस्किटो हो गया। और मॉस्किटो में स्पेशली एनाफिलीज, फीमेल एनाफिलीज, कौन सा? फीमेल एनाफिलीज। जो ह्यूमन होता है इसे इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, इंटरमीडिएट होस्ट कहते हैं, और जो मॉस्किटो होता है इसको प्राइमरी होस्ट कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, इसको इंटरमीडिएट होस्ट, इसको प्राइमरी होस्ट क्यों कहते हैं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं पैरासाइटोलॉजी में। जब पैरासाइट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जहां पे कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं प्राइमरी होस्ट, और जहां पे उसका डेवलपमेंट, मैच्योरेशन और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट होस्ट। तो अब ये जो मलेरिया पैरासाइट्स है वो अपना लाइफ पूरा जो होता है वो दो पैरासाइट्स के अंदर कंप्लीट करता है। कितने पैरासाइट्स में? दो पैरासाइट्स में, ह्यूमन बींग्स में और मॉस्किटो में। तो चलिए देखते हैं कि ये ह्यूमन बींग्स और मॉस्किटो में कैसे अपनी लाइफ साइकिल्स कंप्लीट करता है। ये देखिए, जब कोई इन्फेक्टेड मॉस्किटो, इन्फेक्टेड मॉस्किटो का मतलब है, इन्फेक्टेड एनाफिलीज मॉस्किटो का मतलब है ऐसी मॉस्किटोज जो ऑलरेडी मलेरिया पैरासाइट्स कैरी कर रही हो। तो इन्फेक्टेड मॉस्किटो के जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं उसमें मलेरिया पैरासाइट या प्लाज्मोडियम की स्पोरोजोइट स्टेज स्टोर्ड होती है। कौन सी स्टेज स्टोर होती है? स्पोरोजोइट्स। तो जब ये मच्छर किसी व्यक्ति को काटता है, भाई ये सो रहे थे आराम से, ये भाई साहब थे, थोड़ा जगह दे दीजिए यार, ठीक है यहां देख लीजिए, ये भाई साहब खुशी खुशी सो रहे थे। ये देखिए, ये जो भी है राम श्याम घनश्याम, ये भाई साहब सो रहे थे आराम से रात को बिना चद्दर ओढ़े और बिना मच्छरदानी के। ठीक है, मॉस्किटो ने क्या किया, इनके यहाँ पे बाइट कर दिया। कहाँ पे? हाथ के ऊपर, हैंड्स पर। जब मॉस्किटो ने यहाँ बाइट किया तो मॉस्किटो की जो सलाइवरी ग्लैंड से जो सलाइवा था उसमें मलेरिया पैरासाइट्स का स्पोरोजोइट्स था यहाँ पे। अब ये स्पोरोजोइट्स इनके स्किन में पेनिट्रेट होके ब्लड में चला गया। कहां चला गया? ब्लड में। अब जब ये स्पोरोजोइट्स ब्लड में सर्कुलेट करके पहुंच गया तो ये स्पोरोजोइट्स यहां पे रहेगा, ठीक है, कहां पे? ब्लड में, और ये सर्कुलेट करेगा पूरी बॉडी में। सर्कुलेट करके जब ये स्पोरोजोइट्स इनके लीवर में पहुंचा, कहां पे पहुंचा? लीवर में। तो ये जो स्पोरोजोइट्स था, ये जो स्पोरोजोइट था लीवर सेल में पहुंचने के बाद लीवर सेल को इन्फेक्ट कर दिया। किसको इन्फेक्ट कर दिया? लीवर सेल्स को। और लीवर सेल्स के अंदर जाने के बाद स्पोरोजोइट्स अपना डेवलपमेंट शुरू किया। क्या शुरू किया? अपना डेवलपमेंट शुरू कर दिया। क्या शुरू कर दिया? अपना डेवलपमेंट। और डेवलपमेंट करके क्या इसने बनाया? इसने बनाया सीजंट। देखिए हमने बताया ना, स्पोरोजोइट स्किन में पेनिट्रेट हो गया, और स्किन में पेनिट्रेट होके स्किन के थ्रू ब्लड में पेनिट्रेट हुआ, ब्लड में पेनिट्रेट होके ये कहां पे चला गया? लीवर सेल में चला गया, यहां पे आ गया। अब लीवर सेल में पहुंचने के बाद ये अपना डेवलपमेंट शुरू करेगा। क्या शुरू करेगा? ये अपना डेवलपमेंट शुरू करेगा और यहां पे ये बनाएगा लीवर सेल्स के अंदर सीजेंट। और जब बहुत सारे सीजेंट बन जाएंगे तो ये लीवर सेल ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लीवर सेल ब्लास्ट हो जाएगा। और जब ये लीवर सेल ब्लास्ट होगा तो यहां पे जैसे ये ब्लास्ट होगा तो यहां पे बहुत सारे छोटे 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 क्या निकलेंगे? मीरोजोइट्स निकलेंगे। ये सीजेंट बोल सकते हैं, आप कुछ कहीं आपको सीजेंट मिल जाएगा, या इसको मीरोजोइट्स या सीजेंट कह सकते हैं। ठीक है, सीजेंट कह लीजिए या मीरोजोइट्स कह लीजिए। जब लीवर सेल के ब्लास्ट होने से यहाँ पे बहुत सारे सीजेंट्स या मीरोजोइट्स रिलीज होते हैं तो क्या होता है? ये जो सीजेंट या मीरोजोइट्स हैं ये आरबीसी सेल को, किसको? आरबीसी को, आरबीसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। क्या करते हैं? आरबीसी के ऊपर अटैक कर देते हैं। अब जब ये आरबीसी के ऊपर अटैक कर देते हैं तो आरबीसी के अंदर इनका डेवलपमेंट फिर से शुरू हो जाता है। ये जो मीरोजोइट्स है या जो सीजेंट्स है इनका डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। और इनका डेवलपमेंट क्या होता है? फिर ये डेवलप करते हैं और डेवलप करके यहाँ पे पहले इमेच्योर ट्रोफोजोइट बनाते हैं जिसको हम रिंग स्टेज कहते हैं। क्या कहते हैं? रिंग स्टेज। तो मलेरिया के अंदर, सॉरी, ये जो आरबीसी है, आरबीसी के अंदर मलेरिया जो पैरासाइट्स है वो इमेच्योर ट्रोफोजोइट स्टेज बनाएगा। और इमेच्योर ट्रोफोजोइट से यहां से ये जो डेवलपमेंट है वो दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाता है।
पहला ये मेच्योर ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर यही इमेच्योर ट्रोफोजॉइट से ये गैमेटोसाइट्स बना सकता है। अगर ये इमेच्योर ट्रोफोजॉइट मेच्योर ट्रोफोजॉइट में कन्वर्ट हो जाएगा आरबीसी के अंदर, तो ये मेच्योर ट्रोफोजॉइट फिर से डिवाइड होकर छोटे छोटे सीजन्स में डिवाइड हो जाएगी। मेच्योर होने के बाद छोटे छोटे सीजन में डिवाइड हो जाएगी, और ये सीजन्स क्या होंगे, फिर आरबीसी के अंदर बहुत सारे सीजन जब भर जाएंगे तो फिर ये आरबीसी क्या होगी, ब्लास्ट हो जाएगी, और फिर से यहाँ पे बहुत सारे मीनोजॉइट्स निकल जाएंगे या सीजन्स निकल जाएंगे, फिर से ये नई आरबीसी को ब्रेक करेंगे, फिर से ये निकल जाएंगे, फिर से ब्रेक करेंगे। ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। लेकिन अगर यहां से रिंग स्टेज या इमेच्योर ट्रोफोजॉइट्स के बाद वो गैमेटोसाइट डेवलपमेंट कर लेता है, तो गैमेटोसाइट डेवलप करने के बाद ये जो गैमीट्स होते हैं वो एज इट इज एज आरबीसी के अंदर पड़े रहते हैं और सर्कुलेट करते रहते हैं, ठीक है। फिर जब कभी कोई हेल्दी एनाफिलीज मास्कीटो किसी इन्फेक्टेड व्यक्ति को बाइट करता है, काटता है, जिसको मलेरिया ऑलरेडी हुआ है, तो उसके आरबीसी के अंदर, उस पेशेंट के आरबीसी के अंदर ये जो गैमेटोसाइट्स होते हैं वो बहुत सारे गैमेटोसाइट्स रहते हैं। तो मॉस्किटो जब अपना मील लेता है, यहां से बाइट करके अपना मील लेता है, तो मील लेने के साथ साथ आरबीसी लेता है, तो आरबीसी के साथ ये जो गैमेटोसाइट्स हैं वो कहां चले जाते हैं, मॉस्किटो के अंदर चले जाते हैं। कहां चले जाते हैं, मॉस्किटो के अंदर। और ये जब मॉस्किटो के अंदर जाते हैं तो दोनों माइक्रो और माइक्रोगैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं और बनाते हैं जाइगोट्स। क्या बनाते हैं, जाइगोट्स, ठीक है। मैक्रो और माइक्रो दोनों आपस में फ्यूज होकर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करके एक जाइगोट बनाते हैं। जाइगोट मैच्योर होता है और मैच्योर होकर बनाता है ऊकाइनेट्स। क्या बनाता है, ऊकाइनेट्स। और ऊकाइनेट्स फिर से मैच्योर होता है और बनाता है oocytes। और जब बहुत सारे oocytes बन जाते हैं तो वहां से रिलीज होता है स्पोरोजॉइट्स, और ये स्पोरोजॉइट दोबारा आके मॉस्किटो की सलाइवा में आ जाता है, और फिर ये मॉस्किटो किसी हेल्दी व्यक्ति को काटता है तो फिर यही साइकिल स्टार्ट हो जाती है। तो इन शॉर्ट अगर कहें तो अगर आप यहां से देखेंगे तो ये जो स्टेज है यहां से यहां तक, ये जो पूरी स्टेज देख रहे हैं, ये स्टेज मॉस्किटो के अंदर पैरासाइट्स की गुजरती है, ठीक है। और ये जो इधर की स्टेज देख रहे हैं, ये जो स्टेज देख रहे हैं, ये स्टेज कहां गुजरती है, ये स्टेज ह्यूमन बींग्स में गुजरती है, राइट। अब आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ये मलेरिया पैरासाइट्स का पूरा लाइफ साइकिल्स क्या होता है, ठीक है। चलिए अब देखते हैं मलेरिया का सिम्टम्स। क्या सिम्टम्स, लक्षण। मलेरिया का जो पहला लक्षण, मैंने आपको बताया कि मलेरिया पैरासाइट्स जो होता है आरबीसी के अंदर जाता है और आरबीसी को ब्रेक करता है। तो आरबीसी को ब्रेक करेगा, इसकी वजह से फीवर आता है। क्या होता है, फीवर आएगा। साइक्लिक फीवर होता है, साइक्लिक फीवर। साइक्लिक फीवर का मतलब है एक निश्चित समय पे बुखार आएगा फिर हट जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है, देखिए ये जो आरबीसी की ब्रेकडाउन प्रोसेस होती है वो अलग अलग स्पीसीज में अलग अलग वक्त होती है, ठीक है। ये जो जब आरबीसी तेजी से ब्रेक होता है उस समय फीवर बहुत तेज से आता है, ठीक है। तो इसीलिए मलेरिया में जो होता है वो साइक्लिक फीवर आता है। तो पहला लक्षण है मलेरिया का कि अगर एक निश्चित टाइम पर, जैसे शाम को बुखार आ जाता है, जैसे खा के सोने जाते हैं वैसे ही बुखार आ जाता है, तो अगर साइक्लिक फीवर आ रहा है 24 घंटे में, 48 घंटे में एक बार आ रहा है और 2-3 घंटा फीवर रहता है फिर उतर जाता है, तो वो डेफिनेटली मलेरिया फीवर हो सकता है, ठीक है। तो अगर किसी व्यक्ति को साइक्लिक फीवर होता है तो वो सबसे कॉमन मलेरिया का लक्षण है। दूसरा, चिल। जब भी ये फीवर आएगा वो कोल्डनेस के साथ आएगा। किसके साथ आएगा, कोल्डनेस के साथ। दैट मीन्स फीवर, साइक्लिक फीवर तो होगा, साथ में बहुत तेज से ठंड भी लगेगी, ठीक है। पहला लक्षण। नेक्स्ट लक्षण जो होता है वो पेशेंट एनीमिक लक्षण शो करने लगता है। कौन सा, एनीमिक। एनीमिक का मतलब है, अब एनीमिया के क्या लक्षण होते हैं, मैंने आपको एनीमिया पढ़ाया वहां पे बताया है। बेसिकली क्या होता है, वीकनेस फील होने लगती है, ब्रीथ शॉर्टनेस होने लगती है, ये सब एनीमिया के बहुत कॉमन लक्षण है। अब एनीमिक क्यों हो रहा है, एनीमिक इसलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ पे आरबीसी का ब्रेकडाउन बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए हीमोलाइटिक एनीमिया होने का चांस रहता है, ठीक है। और अगर हीमोलाइटिक एनीमिया होगा तो आप जानते हैं जॉइंडिस भी हो जाएगा। क्या होगा,
जॉइंडिस से हो जाएगा। तो अगर किसी को मलेरिया होता है तो उसको साइक्लिक फीवर आएगा, कोल्ड के साथ आएगा, ठंड के साथ आएगा, एनीमिक लक्षण शो होने लगेंगे, कमजोरी होने लगेगी, वीकनेस फील होने लगेगी, वोमिटिंग जैसा फील होने लगेगा, और इसके अलावा जॉइंटिस के भी लक्षण आ जाएंगे, बॉडी एलोबिस होने लगेगी, पेलर्स होने लगेगी। ठीक है, तो ये बेसिक सिम्टम्स है किसका, मलेरिया का। अब डायग्नोसिस की बात कर लेते हैं। डायग्नोसिस क्या होता है? डायग्नोसिस में हम क्या करते हैं, मलेरिया को फाइंड आउट करते हैं। मलेरिया को फाइंड आउट करने का सबसे कॉमन तरीका होता है पीवीएस, पेरिफेरल ब्लड स्मेयर। ठीक है, हम क्या करते हैं, ब्लड कलेक्ट करते हैं, होल ब्लड में, होल ब्लड कलेक्ट करते हैं ईडीटीए में या फिंगर प्रिक करके, एक स्लाइड बनाते हैं। क्या करते हैं, स्लाइड बनाते हैं, थिन स्लाइड, और स्लाइड बनाने के बाद इसको स्टैंड करते हैं। स्टैंड चाहे आप जिम्सा कर लीजिए या फिर लिस्मैन। अब स्टैंडिंग टेक्निक कैसे है, ये मैं आपको स्टैंडिंग टेक्निक में पढ़ा चुका हूं। ठीक है, उसके बाद आप माइक्रोस्कोपिक करते हैं, माइक्रोस्कोपिक। अब माइक्रोस्कोपिक में आपको मलेरिया पैरासाइट्स जो हैं वो आरबीसी के अंदर दिखाई देंगे। कहां दिखाई देंगे, आरबीसी के अंदर। और कौन कौन से स्टेज दिखाई देंगे, जब आप माइक्रोस्कोपिक करेंगे तो ये जो सीजंट है, कौन सा सीजंट, ठीक है, सीजंट, मीरोजॉइड्स, ये, इसके अलावा इमेच्योर ट्रोफोजॉइड्स या रिंग स्टेज, गैमिटोसाइट्स, ट्रोफोजॉइड्स, और ये सीजंट्स, ये जो रेड मार्क से हमने किए हैं, ये सारे के सारे जो स्टेज होते हैं वो आपको माइक्रोस्कोप में आसानी से दिखाई देंगे। ठीक है, मैं आपको एक माइक्रोस्कोप का इमेज यहां रख दूंगा, आप आराम से देख पाएंगे। यहां पे मैं माइक्रोस्कोप का इमेज लगा देता हूं साइड में, आप आराम से देख पाएंगे इसको। तो ये सारे के सारे जो स्टेज हैं, ये सारी के सारी स्टेज मलेरिया के आरबीसी में दिखाई देंगे। अब इस स्टेज को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो आप इमेज में देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये जो इमेज लगाया गया है, इस इमेज में देखिए और आप आइडेंटिफाई कर लीजिए। ठीक है, तो सारे स्टेज के बारे में मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। इज इट क्लियर? ये हो गया डायग्नोसिस। तो पहला तरीका है स्लाइड टेक्निक्स, और दूसरा तरीका होता है एंटीजन डिटेक्शन। एंटीजन, मलेरिया एंटीजन, मलेरिया एंटीजन डिटेक्शन। एक रैपिड कार्ड होता है, क्या होता है, रैपिड कार्ड आता है, रैपिड कार्ड लगाकर भी मलेरिया को फाइंड आउट किया जा सकता है। क्या कर सकते हैं, मलेरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये रहा मलेरिया के बारे में बेसिक इंफॉर्मेशन। अगर और आपको कुछ जानना है तो आप जरूर बताएं, आपको बताया जाएगा। ठीक है, थैंक यू।